गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की आज की सीरीज़ में जो हम पढ़ने वाले हैं वो एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ कल से शुरू हो गई थी एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जिसमें हमने प्रथम मैसूर वॉर के बारे में पढ़ लिया था। हम एक शॉर्ट रिवीजन करते हुए कि किस तरीके से प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसको करते हुए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये चारों युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि बक्सर के युद्ध में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाता है पूरे बंगाल वाले क्षेत्र में। अगर हम इसे और एक्सटेंड कर दे फ्रेंड्स, तो यहाँ पूरे बंगाल वाले क्षेत्र में किसका कब्जा हो गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया है। फिर हमने देखा था कि प्रथम एंग्लो मैसूर मतलब किस तरीके से मैसूर राज्य स्थापित हुआ था। तो हमने देखा था कि 1565 के समथिंग यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य को अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये चार लोग मिलकर, चार छोटे राज्य मिलकर इस बड़े विजयनगर साम्राज्य को क्या करते हैं? तोड़ कर रख देते हैं, उन्हें हरा देते हैं। इस तरीके से जब विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से टूट जाता है, उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, विजयनगर का गौरव खत्म हो जाता है, तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो भी छोटे छोटे राज्य उस विजयनगर साम्राज्य के अधीन आते थे, वो लोग अपने आप को स्वतंत्र करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं स्वतंत्र करने वाले राज्यों में से कुछ राज्य थे जिनके बारे में हम देख रहे हैं, और उन्हीं में से एक जो था वो मैसूर था। तो इस तरीके से मैसूर राज्य का उदय होता है। हमें पता है मैसूर राज्य जो उदय होता है, मैसूर राज्य को स्वतंत्र किसने किया था? वोडियार वंश। वोडियार वंश का जो हमने संस्थापक पढ़ा था वो चिक्का कृष्णराज था। चिक्का कृष्णराज नाम मात्र का संस्थापक था। जो वास्तविक शक्ति थी या जो मैसूर राज्य को चला रहा था उस समय, वो दो भाई थे, नंदराज और देवराज। ये दोनों मिलकर के मैसूर राज्य को क्या कर रहे थे? चला रहे थे। नंदराज ने आगे चल करके हैदर अली को अपनी सेना में नियुक्त कर लिया था। हैदर अली बाद में बढ़ते हुए अपनी सेना शक्ति को इतना मजबूत करता है, फौजदारी में, डिंडीगुल में फौजदारी में नियुक्त होता है, और बाद में चल करके एक समय पे जो मैसूर राज्य था, मैसूर राज्य का राजा बन जाता है। कौन बन जाता है? हैदर अली बन जाता है। और अब अगर हम देखें तो ये मैसूर राज्य है, यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ अगर हम देखें तो ये मालाबार तट के समथिंग आता है, मालाबार तट के पास है मैसूर, और यहाँ पर बंगाल में बैठे हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। इनकी नज़र है कहाँ पर? ये मालाबार तट पर। क्योंकि अगर हम अच्छे से देखें तो यहाँ बंगाल पर उनका आधिपत्य है, यहाँ मद्रास पर भी बंगाल का क्या हो चुका है? कब्जा हो चुका है। यहाँ सूरत के पास उनका कब्जा है, और यहाँ गोवा में पुर्तगाली बैठे हुए हैं अपनी कंपनी बना के। लेकिन यहाँ मालाबार तट पर वो व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा उनका आधिपत्य नहीं है। और मालाबार तट किस लिए जाना जाता था? अपने मसालों के लिए जाना जाता था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ये मैसूर राज्य पर क्या करना चाहती है? कब्जा करना चाहती है। उनको ये मौका भी मिलता है कब्जा करने का। क्यों मौका मिलता है? कैसे मौका मिलता है? आप देखेंगे यहाँ मैसूर है, यहाँ निजामों का आधिपत्य है, और यहाँ मराठा। अपने अपने समय पर ये तीनों ही क्या हैं? एक ताकतवर जो साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों ही जो राज्य हैं वो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं। अब इन तीनों में ही आपस में कुछ ना कुछ मतभेद की स्थिति बनी रहती है। क्यों? क्योंकि ये राज्य विस्तार करना चाहते हैं। एक दूसरे के राज्य जीत करके ये एक दूसरे के राज्य पर क्या करना चाहते हैं? कब्जा करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये एक दूसरे के राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं, एक दूसरे से इनकी शत्रुता है, इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? अंग्रेज उठाएंगे। हमने देखा था प्रथम आंग्ल युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, वो इसी तरीके से हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि मराठा जो थे वो पानीपत का तीसरा युद्ध हार चुके थे। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें मराठा तीसरा युद्ध क्या हुए थे? हार गए थे। अब इनको अपना राज्य फिर से मजबूत बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वहीं निज़ाम अपने राज्य का क्या करना चाहते थे? विस्तार करना चाहते थे, और अपने राज्य को विस्तार के लिए इनको क्षेत्र की ज़रूरत थी। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है अंग्रेज़ों से और निज़ामों से और मराठाओं से क्या करती है? संधि करती है। क्या संधि करेगी? कि अच्छा, आपको क्षेत्र चाहिए तो आप एक काम करो, चलो हमारे साथ युद्ध में मिल जाओ, हम दोनों मिलकर मैसूर राज्य को क्या करेंगे? हराएंगे। जो भी क्षेत्र जीतेंगे हम तुमको दे देंगे।
वहीं दूसरी ओर मराठा के पास जाकर मिलेगी कि अच्छा, आपको मराठाओं को आपको पैसे चाहिए क्योंकि अभी आप बहुत बुरी तरीके से पानीपत के तीसरे युद्ध में हारे हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको जब हम मैसूर राज्य जीत जाएंगे तो जो भी क्षेत्र मिलेगा और जो भी धन मिलेगा हम वो आपको दे देंगे। इस तरीके से अंग्रेज कामयाब हो जाते हैं, मराठा और निज़ाम को वो क्या कर लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं। लेकिन हमें पता है हैदर अली भी इतना कमज़ोर शासक नहीं था, वो अपनी कूटनीतिक चरित्र के लिए जाना जाता था। वो तुरंत उसको जब इस बात की पता चलती है वो मराठा और निज़ाम को क्या करता है, अपनी तरफ कर लेता है। युद्ध होता है दोनों के बीच, किसके बीच, अंग्रेज़ों के बीच और मैसूर राज्य के बीच, जिसमें अभी मराठा और निज़ाम किसका साथ दे रहे हैं, मैसूर का साथ दे रहे हैं। लेकिन हमें पता है जब कोई बड़े युद्ध होते हैं तो एक दिन की हार एक दिन की जीत लगी रहती है। तो इसमें हैदर अली क्या हुआ था, बीच में वो हारने लगा, छोटी सी हार थी। इससे निज़ाम और मराठा भयभीत हो उठे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने गलत लोगों का साथ तो नहीं दे दिया, हारने वाली टीम का तो साथ नहीं दे दिया। तो अब ये मैसूर राज्य का साथ छोड़कर किसके पास भागेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भागेंगे, अंग्रेजों का साथ देंगे। अब मराठा और निजाम अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, फिर भी हैदर अली अकेले युद्ध करता हुआ क्या करता है, जीत जाता है। किससे जीत जाता है, अंग्रेजों से जीत जाता है। और अंग्रेजों से जीतने के बाद ये मद्रास वाला, ये जो कर्नाटक वाला इलाका है, उस पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तब आपको पता है कोई भी अंग्रेजों के साथ युद्ध होती थी उसके बाद एक क्या होती थी, संधि होती थी। तो प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 67 से लेकर 69 तक चलता है। 69 में 1769 में संधि होती है। प्रथम एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसको मद्रास की संधि कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ है उसमें विजय किसकी हुई है, हैदर अली की विजय हुई है। लेकिन हैदर अली ने इतना कोई कठोर कदम नहीं उठाया है, वो बस अंग्रेजों से इतना कहते हैं कि आगे चलकर कोई भी युद्ध होगा या कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो आपको यहाँ मद्रास से अपनी सेना हमारी सहायता के लिए भेजना पड़ेगा। अंग्रेज मान जाते हैं और जो भी क्षेत्र एक दूसरे के इस युद्ध में जीते गए थे वो एक दूसरे को क्या कर दिए जाते हैं, दे दिए जाते हैं। अगर कहीं यहीं पे अंग्रेज अगर जीते होते तो वो इसके लिए इसकी जगह बहुत कठोर नीति का पालन करते, लेकिन हैदर क्या करता है, छोड़ देता है। अब हम बात करेंगे, ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं जो 1780 से 1784 तक चलता है। तो फ्रेंड्स, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय जो है वो 1780 से 1784 का समय है। अगर हम देखते हैं 1772 के समय की बात, 1772 में क्योंकि अमेरिका जो था वो भी ब्रिटिश के अधीन आया करता था। अमेरिका एक समय ऐसा था कि ब्रिटिशर्स की, अंग्रेज़ों की कॉलोनी मानी जाती थी। तो अमेरिका में लोग, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचार किया था कि अब अमेरिका में लोग इनके खिलाफ क्या करने लगे थे, मोर्चा खोलने लगे थे, क्रांति करने लगे थे। अब अंग्रेज जो हैं, क्योंकि अब उनके हाथ से 1775 के समथिंग जो अमेरिका है वो आज़ाद हो जाता है, तो अब वो ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते थे जो उन्होंने अमेरिका में करी थी। और अब उनका पूरा फोकस कहाँ आ गया है, भारत पर पड़ गया है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय उनका पूरा फोकस कहाँ आ गया है, भारत पर आ गया है। अमेरिका में जो आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उस आज़ादी की लड़ाई में अमेरिका में फ्रांस भी अमेरिका का क्या कर रहे थे, साथ दे रहे थे। अब क्योंकि अमेरिका का साथ कौन दे रहे थे, फ्रांसीसी दे रहे थे, इसलिए ब्रिटिश जो थे वो फ्रांसीसी से थोड़ा चिढ़े हुए भी थे। अब क्या होता है, क्योंकि हमको पता है मैसूर राज्य जो था, मैसूर राज्य में फ्रांसीसियों का मतलब वो फ्रांसीसी के प्रभुत्व को मानते थे। जो मैसूर राज्य थे वो फ्रांसीसियों को मानते थे और उन्होंने यहाँ केरला के पास ही, मैसूर राज्य में ही केरला के पास माहे क्षेत्र है, यहाँ पर फ्रांसीसियों को अपनी बस्ती बनाने की आज्ञा दे दी थी, फैक्ट्री बनाने की आज्ञा दे दी थी यहाँ माहे के पास क्षेत्र में। ये तो रही कंडीशंस कि यहाँ पर फ्रांसीसियों की बस्ती है। आपने देखा अमेरिका में फ्रांसीसी जो हैं अमेरिका वासियों की मदद कर रहे हैं, क्यों, ताकि वो अंग्रेज़ों से आज़ाद हो सके। जो अंग्रेजी कंपनी है वो, या अंग्रेज़ जो हैं वो चिढ़े हुए हैं, किससे, फ्रांसीसी से। अब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब ख़त्म हुआ 1769 में, तो मद्रास की संधि की गई थी। मद्रास की संधि में कहा गया था कि कोई बाहर से अगर हमारे ऊपर मैसूर राज्य में आक्रमण करेगा तो आप, अंग्रेज कंपनी जो है वो मैसूर की सहायता के लिए मद्रास से सेना भेजेगी।
मैसूर पर मराठा के द्वारा मैसूर राज्य पर क्या किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, लेकिन मद्रास से किसी भी सेना को मैसूर राज्य में नहीं भेजा जाता है। तो ये क्या होता है, मद्रास की संधि का उल्लंघन होता है। दूसरा, हमने देखा अमेरिका में आज़ादी का लड़ाई चल रहा है, आज़ादी की लड़ाई चल रही है, तो क्या होगा, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही है तो फ्रांसीसी अमेरिका में फ्रांसीसी जो हैं वो अमेरिका वासियों को क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और ये केरला में माहे क्षेत्र है, तो जो अंग्रेजी कंपनी थी वो यहाँ पर माहे पे क्या कर लेती है, कब्जा कर लेती है। और ये माहे क्षेत्र किसके अधीन आता था, मैसूर राज्य के अधीन आता था। मैसूर राज्य में जो राजा थे या जो शासक थे वो कौन थे, हैदर अली थे। वो इस बात से किससे जो अंग्रेज थे उनसे क्या हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। और अब क्योंकि माहे क्षेत्र पर किसने कब्जा कर लिया है, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया है, तो अब जो मैसूर के शासक हैं हैदर अली, वो अंग्रेज़ों से नाराज़ हो गए हैं। वो तुरंत जाएंगे और यहाँ मद्रास पर क्या कर लेते हैं, हमें पता है मद्रास पर किसका कब्जा था, अंग्रेजी कंपनी का। वो मद्रास में अर्काट, कर्नाटक की राजधानी है अर्काट, वहाँ पर क्या कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। और कर्नल वैली की सेना को हैदर अली बुरे तरीके से क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। तो ये चीज़ रही। अभी माहे पर किसका कब्जा था, अंग्रेज़ों ने कर लिया, जिसकी वजह से मद्रास पर विजय किसने पाली है, विजय पाली है हैदर अली ने। ये सब कुछ कौन देख रहा है, बंगाल में बैठे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी। अब उस समय जब बंगाल के जो गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे वो कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। बंगाल के गवर्नर जनरल किनको नियुक्त किया गया था, गवर्नर जनरल जो नियुक्त किया गया था वो किया गया था वॉरेन हेस्टिंग को। वॉरेन हेस्टिंग तुरंत से भेजते हैं, किसको भेजते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी फ्रेंड्स, लॉर्ड आयरकूट को भेजेंगे। लॉर्ड आयरकूट को कहाँ भेजेंगे, मद्रास में भेजेंगे। और तुरंत से अब क्या होगा, हैदर अली और यहाँ सर आयरकूट की नेतृत्व में मैसूर का और अंग्रेजों का क्या होगा, युद्ध होगा। तो इसमें कौन विजय पा लेता है, इसमें हैदर अली क्या हो जाता है, हार जाता है। 1782 के समथिंग वो हार जाता है और युद्ध भूमि में वो बुरी तरीके से क्योंकि घायल हो गया था, तो उसी दौरान उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी युद्ध को पोर्ट नोवो का युद्ध भी कहा जाता है, इसी युद्ध को पोर्ट नोवो का युद्ध कहा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो हमने पढ़ा कि एक बार पुनः दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों और हैदर के बीच क्या हो जाता है, जो उनके संबंध थे फिर से कटु हो जाते हैं। और 1770 और 71 में मराठों ने उन पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था और अंग्रेजों ने उनकी सहायता नहीं की थी, जो कि मद्रास की संधि का क्या था, उल्लंघन था। फिर अंग्रेजों के द्वारा मद्रास की संधि का ये चीज़ क्या था, उल्लंघन था। फिर अगर हम देखें तो 19 मार्च 1779 को अंग्रेजों ने माही क्षेत्र पर क्या कर लिया था, अधिकार स्थापित कर लिया था, जो कि हैदर अली के अधीन एक फ्रांसीसी बस्ती थी। हमने फ्रेंड्स देखा था कि यहाँ पर ये माही क्षेत्र जो है वो मैसूर राज्य के अंदर आता है और ये माही क्षेत्र मैसूर राज्य या हैदर अली ने किसको दे रखा था, फ्रांसीसी कंपनी को दे रखा था। तो यहाँ पर किसने कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, जो कि हैदर अली के अधीन एक फ्रांसीसी बस्ती थी। हैदर अली ने इसे अपनी संप्रभुता का हनन माना। अंततः उसने अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। 1780 में हैदर अली कर्नाटक में आक्रमण करता है और जो कर्नाटक पे आक्रमण किया, अभी क्योंकि माही क्षेत्र किसके अधीन कर लिया गया है, अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ से मैसूर राज्य मद्रास पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और यही जो मद्रास और मैसूर के बीच यहाँ मद्रास में कौन बैठे हुए हैं, अंग्रेजी कंपनी, और मैसूर में हैदर अली, इन दो कंपनियों के बीच जो युद्ध, दो राज्यों के बीच जो युद्ध होगा, इसी को क्या कहा जाता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ मद्रास में कौन सी सेना बैठी हुई है, फिलहाल अभी कर्नल वैली की सेना। तुरंत हैदर अली जाएंगे और मद्रास में कौन बैठा है, कर्नल वैली बैठे हुए हैं, कर्नल वैली को हरा देंगे। हालांकि जो ये आंग्ल मैसूर युद्ध में जहाँ अभी कर्नल वैली हैं, वो मैसूर का साथ कौन दे रहे हैं, मराठा और निज़ाम दे रहे हैं। क्यों साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमको पता है हैदर अली बहुत ज़्यादा कूटनीतिक था। उसको जहाँ पता था कि जहाँ जिस तरीके से उसको जीत हासिल होगी, वो मराठा और निज़ाम को क्या कर लेता था, अपने विश्वास में ले लेता था और मराठा निज़ाम उनका साथ दे रहे थे। लेकिन तो ये था कि मैसूर जो था वो कर्नल वैली की सेना को क्या कर देता है, बुरी तरीके से पराजित कर देता है और इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर हैदर अली की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है।
तो यही चीज़ है कि यहाँ 1780 में हैदर अली कर्नाटक में आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत करेगा। इस युद्ध में निज़ाम और मराठों ने हैदर अली का साथ दिया था। उसने अंग्रेज कर्नल वैली को बुरी तरीके से परास्त कर अर्काट कर्नाटक, वो जो मद्रास का इलाका देखा था हमने, वहाँ पे कर्नाटक है और कर्नाटक की राजधानी अर्काट कहलाती थी। अर्काट पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया। अब हमने देखा था फ्रेंड्स कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सर्वाधिक संकट का विषय था, अगर हम 1780 और 81 की बात करते हैं, क्योंकि जहां अमेरिकी उपनिवेश स्वतंत्र हो रहे थे, वहीं फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन जैसे देश ब्रिटिश के विरुद्ध अमेरिको का क्या कर रहे थे? साथ दे रहे थे। भारत में भी आपने देखा मैसूर, निजाम और मराठा का क्या बन रहा था? त्रिगुट बन रहा था। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से अमेरिका उनके हाथ से निकल रहा था, वो भारत को अपने हाथ से निकलना नहीं देना चाहते थे, और वो पूरा उनका ध्यान जो केंद्रित था वो कहाँ हो जाता है? भारत पर हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हैदर अली ने कर्नल वैली की सेना को बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है। तो यहाँ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, वो तुरंत सर आयरकूट की सेना को भेजता है। कहाँ पर? यहाँ भेजता है। और सर आयरकूट भी बहुत कूटनीतिक था। वो तुरंत क्या करता है? मराठा और निजाम को, जो पहले युद्ध में किसका साथ दे रहे थे? मैसूर का, उनको अपनी तरफ कर लेता है। और इस तरीके से हैदर अली अकेला हो जाता है और सर आयरकूट जो थे वो युद्ध में क्या होता है? जीत जाते हैं। और उसी युद्ध को क्या कहा जाता है? पोर्ट नोवो का युद्ध कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेकंड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, या द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें कौन सा युद्ध हुआ था? तो पोर्ट नोवो का युद्ध हुआ था। पोर्ट नोवो का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हैदर अली के बीच हुआ था और आयरकूट के बीच हुआ था, जिसमें सर आयरकूट क्या होते हैं? जीत जाते हैं और हैदर अली हार जाता है। यहाँ इस युद्ध में हैदर अली बुरी तरीके से घायल हो गया था, और जिसकी वजह से कुछ ही समय में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब हैदर अली की मृत्यु हो गई है, तो अब उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान जो था वो अगला शासक बनेगा। वो भी कुछ समय तक, 2 साल तक लगातार युद्ध में लड़ा रहता है, 82 से 84 के समथिंग। लेकिन क्योंकि अब वो नया नया शासक बना था और उसको भी पता है कि अगर वो लगातार युद्ध में लगा रहेगा तो राज्य को किस तरीके से विकसित करेगा, तो वो भी फिर 1784 में थक करके, क्योंकि बीच के ही समय में आयरकूट की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और अंग्रेजों को भी पता था, क्योंकि आयरकूट जो है उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज भी। तो इस वजह से दोनों ही, ईस्ट इंडिया कंपनी और जो टीपू सुल्तान था, दोनों के बीच एक संधि होती है। कौन से युद्ध में? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि होती है, जिसको मैंगलोर की संधि कहा जाता है। और दोनों के बीच संधि होगी, और इस जो युद्ध था, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, वो वहीं पे क्या हो जाएगा? विराम लग जाएगा। वो युद्ध जो था वो रुक जाएगा। तो हमने यही देखा फ्रेंड्स कि 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने हैदर अली के विरुद्ध भेजा था। वॉरेन हेस्टिंग क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। आयरकूट ने हैदर अली को क्या करा था? हरा दिया था। और कौन से युद्ध में हराया था? पोर्टनोवो का युद्ध हराया था। और कब हुआ था ये? 1782 में हुआ था। युद्ध क्षेत्र में घायल होने की वजह से हैदर अली की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। अब शासक कौन बनेगा? उनके बेटे टीपू सुल्तान। वो अपने पिता की सेना की कमान को संभाल लेते हैं। इधर अगर देखें तो आयरकूट की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसकी जगह जो अगला अंग्रेजी सेना का जो सेनापति होता है वो कौन होता है? मैथ्यूज होता है। 1784 तक उसने इस युद्ध की कमान संभाली। किसने? टीपू सुल्तान ने इस युद्ध की कमान संभाली। और अंततः दोनों में कौन सी संधि होती है? मंगलौर की संधि होती है। कब होती है? 1784 में होती है। और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र क्या कर दिए थे? वापस लौटा दिए थे। अब इस तरीके से फ्रेंड्स, हैदर अली के बारे में तो हमने जाना कि वो उनकी पर्सनालिटी कैसी थी। अभी टीपू सुल्तान के बारे में हम जानते हैं कि 1782 में टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक बनते हैं। टीपू जो थे वो अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के कारण अधिक पहचाना जाता था। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोपीय पद्धति के अनुरूप संगठित किया था और अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य तथ्यों को भी क्या किया था? अपनाया था। तो टीपू सुल्तान जो था वो जानता था, वो अपनी सैन्य शक्ति को और ज़्यादा क्या कर रहा था? प्रशिक्षित कर रहा था। वो चाहता था कि उसकी जो सैन्य शक्ति है वो बहुत अच्छी तरीके से क्या हो? प्रशिक्षित हो जाए,
ताकि वो आगे चलकर जो भी ये विदेशी कंपनियां हैं उनको क्या कर सके, हरा सके। टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया और अपने को नागरिक टीपू पुकारा। ये सारी चीज़ें उसने फ्रांसीसी क्रांति से सीखी थी और फ्रांसीसी क्रांति का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, बहुत असर था। टीपू भारत का प्रथम शासक था जो आर्थिक शक्ति को सैन्य शक्ति की नींव मानता था। टीपू का मानना था कि अगर हमारी सैन्य शक्ति अगर बहुत ज़्यादा है तो पैसे तो हम ऑलरेडी कमा सकते हैं, तो वो अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था और वो चाहता था कि उसके सैनिक जो व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित हो। टीपू ने यूरोपीय के समान ही व्यापारिक कंपनी के निर्माण की बात कही और इसी उद्देश्य से उसने आधुनिक उद्योगों की स्थापना को भी प्रोत्साहन दिया। टीपू को सीधा साधा दैत्य या मॉन्स्टर प्योर एंड सिंपल कहा जाता था। टीपू को श्रेय दिया जाता था कि वो प्रथम व्यक्ति था जिसने रॉकेट का युद्ध में क्या किया था, प्रयोग किया था। तो ये छोटी सी बातें हैं फ्रेंड्स टीपू के बारे में कि किस तरीके से उनकी क्या पर्सनैलिटी थे, उनका किस तरीके से व्यक्तित्व था। अब मैसूर को अपनी इस बढ़ती शक्ति से एक कॉन्फिडेंस आ रहा था, वहीं अंग्रेजों को उनकी इस बढ़ती हुई शक्ति से चिढ़ हो रही थी, और वो मौका ही ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम मैसूर राज्य पर अटैक करें, और उनको ये मौका भी मिल जाता है कि ये मौका इस तरीके से मिलता है कि वो कहते हैं कि जो मैसूर हैं वो अपनी संधि जो हुई है, मैंगलोर की संधि का क्या कर रहे हैं, गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उस बात का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरीके से वो उन पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं और इन आरोपों से एक भिड़ंत होती है मैसूर और आंग्ल के बीच, और इसी में आंग्ल मैसूर युद्ध को तीसरा वॉर होगा जिसमें टीपू सुल्तान बुरी तरीके से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो अगर हम तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं तो ये 1790 से 92 तक चला था। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा टीपू पर यह आरोप लगाया जाना था कि वह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों के साथ संबंध स्थापित कर रहा है। इस युद्ध के समय जो भारत का मुगल बादशाह था वो शाह आलम द्वितीय था, जबकि समकालीन बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। शुरुआत में अगर हम देखें तो मद्रास का गवर्नर जो था बनाया जाता है मेडोज को, और उसके नेतृत्व में ये युद्ध होता है जिसमें मेडोज जो था वो टीपू सुल्तान से क्या हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। तब बंगाल से खुद कौन आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे और वो स्वयं कमान संभालेंगे। फरवरी 1792 को टीपू के श्रीरंगपट्टनम किले का घेरा डाल लिया जाता। टीपू के ये जो मैसूर की राजधानी थी और उसका नाम था श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, घेरा डाल लेता है और अंततः टीपू सुल्तान बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। अब क्या होगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी और इस तरीके से श्रीरंगपट्टनम की क्या होती है, संधि होती है। अब इस संधि में क्या क्या बातें होती हैं फ्रेंड्स, तो इसमें जो टीपू था उसको अपना जो मैसूर राज्य था उसका पूरा आधा हिस्सा किसको देना पड़ता है, अंग्रेजों को देना पड़ जाता है, और जो युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3.5 करोड़ रुपए देने थे और 1 साल के अंदर अंदर देना था। और मतलब अगर वो नहीं दे पाते, इस वजह से उनके पुत्र को क्या कर लिया था, बंधक बना लिया गया था कि जब तक आप पैसे नहीं दोगे आपके पुत्र को नहीं छोड़ा जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो भी क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उधर मैसूर जो टीपू सुल्तान था, मैसूर का शासक जो था, वो हारते हुए भी अपनी शक्ति हमेशा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो ये अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से क्या चाहते थे कि अब ये मैसूर राज्य, ये जो टीपू सुल्तान है उसको पूरी तरीके से ही क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। और बार बार वो उनके ऊपर क्या लगाते थे, टीपू सुल्तान के ऊपर लांछन लगाते थे कि ये विदेशियों के साथ क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। हालांकि फ्रेंड्स जो संधियां होती थी, चाहे श्रीरंगपट्टनम की संधि हो चाहे मंगलौर की संधि, उसमें विदेशियों के साथ संबंध स्थापित करने में कोई रोक नहीं लगाई गई थी। लेकिन बार बार अंग्रेज ये आरोपण लगाते हुए अब चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध पर क्या हुए थे, उतर आए थे, मैसूर पर आखिरी बार युद्ध करने पर उतर आए थे। और इस तरीके से वो टीपू सुल्तान को एकदम से ही अपने रास्ते से क्या कर देना चाहते थे, हटा देना चाहते थे। और इस युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर आता है वो कौन रहता है, लॉर्ड वेलेस्ली रहता है।
हमको पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो उसने सहायक संधि लाई थी। सहायक संधि का बस इतना सा मतलब है कि अगर हम इतने ताकतवर हो गए हैं, हम अंग्रेज हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम आपसे सीधे बोलेंगे कि आप सहायक संधि कर लो। सहायक संधि मतलब आप अपनी हार स्वीकार कर लो और आपके जो रेजिडेंट में, आपके ऑफिस में, आपके दरबार में जो सेना रखी जाएगी वो सेना हमारी होगी और उसका जो खर्चा होगा वो कौन देगा? आप देंगे। टीपू सुल्तान से लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए कहता है, लेकिन टीपू सुल्तान मना कर देता है। यहीं से अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा और एक बार पुनः अधिकार क्षेत्र और अंग्रेज की बढ़ती राजनीतिक लालसा के कारण टीपू और अंग्रेजों के बीच कौन सा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा जाता है। 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजी की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में क्या होता है? मारा जाता है। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित करके पुराने वाड्यार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उसके साथ सहायक संधि कर ली। उसने क्योंकि मैसूर जब राज्य का उदय हुआ था तो हमने देखा था वाड्यार वंश का शासन था, तो वाड्यार वंश में उसने एक अल्पायु बहुत छोटे शासक कृष्णराज द्वितीय को शासक बनाया और उससे हस्ताक्षर करके जो सहायक संधि करवा ली और इस तरीके से मैसूर राज्य भी किसके कब्जे में आ गया फ्रेंड्स? अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो जहाँ पहले बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, वहीं अब मैसूर के साथ युद्ध करने के बाद उनका पूरी तरीके से कहाँ कब्जा हो गया है? मैसूर पर। अब इसी तरीके से वो हर छोटे छोटे राज्यों पर अपनी नीतियों के तहत कब्जा करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध ख़त्म किया। अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।